हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, orangutans smuggled via चेन्नई, 4 पुलिसमैन सस्पेंडेड। तो देखिए, पहले हमें इसका प्रेलिम्स परस्पेक्टिव से सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे और ये आपके लिए मेंस के परस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। Alright, a gang smuggling at least 4 orangutans has ओके तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक गैंग का हमें पता चला है जो 8 ओरांगटन्स को स्मगल करते हुए हमें इंफॉर्मेशन मिली है और उन्होंने चेन्नई को एस्केप कर दिया है। कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो पुलिस पर्सनल थे दे वो सॉर्ट ऑफ हैंड इन हैंड विद देम। तो ऐसा हमें पता चला है। इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद हमने 4 पर्सनल को, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी हैं, उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, द स्मगलर्स ब्राइब्ड सम ऑफ द पुलिस पर्सनल हु लेट द गैंग प्रोसीड। ओके, तो देखिए ओरंगटन्स हैं क्या? पहली बात तो ये ग्रेट एप्स हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। दे आर नेटिव टू रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो यही तो आपकी, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरंगटन्स कौन कौन सी सही हैं? अगर प्रीलिम्स का ऐसा क्वेश्चन आता है तो लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो पहली स्टेटमेंट यही हो सकती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो इस तरह के कोई स्पीशीज देखी जाती है या फिर जीनस देखा जाता है न्यूज में, तो यही शब्द लिख देंगे, ओरंगटन्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है, और फिर उससे रिलेटेड लिख देंगे कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाइड्रोजन की है। ऐसे ऐसा कुछ भी अबसर्ड से स्टेटमेंट्स बना के दे वुड सॉर्ट ऑफ ट्राई टू ट्रिक यू। लेकिन ओरंगटन्स नाम सुनते ही आप सही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं कि दे आर एक्चुअली ग्रेट एप्स नेटिव टू रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो अभी तो देखिए ये केवल बोर्नियो और सुमात्रा में पाए जाते हैं, पर एक समय पे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना इनके रेंजेस हुआ करते थे। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और 1996 तक हम यही सोचते थे कि एक ही बेसिकली स्पीशीज है ओरंगटन की, लेकिन उसके बाद हमें पता चला ओके कुछ डिफरेंसेस हैं कुछ एनिमल्स में आपस में, जिस वजह से हमें पता चला कि एक स्पीशीज है बोर्नियन ओरंगटन की और एक स्पीशीज है सुमात्रन ओरंगटन की। फिर एक और थर्ड स्पीशीज हमें पता चलती है 2017 में, जिसे हम टैपिनुली ओरंगटन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ और अगर हम वी गो इनटू द डिस्क्रिप्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज और पर्टिकुलर एनिमल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर द मोस्ट आर्बोरियल ऑफ द ग्रेट एप्स। तो देखिए ऐसी स्टेटमेंट्स काफी एक्सट्रीम लगती हैं, लेकिन अब इन एनिमल्स के साथ बहुत कुछ बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, जैसे कि दे आर द मोस्ट आर्बोरियल, जो मतलब सबसे ज्यादा ट्रीज पे लोकोमोट करते हैं, या फिर दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट्स, ये भी इनके केस में बैठता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं एक्सट्रीम हैं पर इन पे फिट बैठते हैं, तो वो सही हैं और आपको कहीं चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो आर्म्स हैं वो काफी लॉन्ग है, प्रोपोर्शनली बॉडी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लंबे आर्म्स हैं, और जो लेग्स हैं वो बॉडी के हिसाब से बहुत ही छोटे हैं। ओके, और इनके जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, दे हैव लाइक रेडिश ब्राउन हेयर कवरिंग देयर एंटायर बॉडीज, है ना। और साथ ही में जो अडल्ट मेल्स हैं, एज यूजुअली इज सीन, जो एनिमल्स के केस में और ह्यूमंस के केस में भी देखा जाता है, प्राइमेट्स के केस में यूजुअली जो मेल्स हैं दे वे मोर 75 किलोग्राम्स के करीब, और जो फीमेल्स हैं दे रीच अबाउट 37-35 केजीज। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेल्स में भी कुछ डिफरेंस है। मेल्स में क्या डिफरेंस है? जो डोमिनेंट, जो जैसे कि हम हायरार्की देखते हैं ना एनिमल्स में कि ये रैंक 1 रैंक 2 है ना, अल्फा बीटा, अगर हम ये सारी चीजें देखें, जो डोमिनेंट अडल्ट मेल्स होते हैं उसमें, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव से चीक पैड्स होते हैं। ओके, जिन्हें हम फ्लैंजेस कहते हैं। ओके, और साथ ही में थ्रोट, आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, उनके थ्रोट में एक सैक होता है बिल्कुल गिरा हुआ सा। तो ये बेसिकली वो जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग कॉल्स देते हैं उसके लिए यूज आता है ये थ्रोट सैक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये तो अडल्ट मेल्स की बात हो गई। जो यंग मेल्स होते हैं उसमें इस तरह के कोई फ्लैंजेस या चीक पैड्स नहीं होते। तो जो यंग मेल्स हैं वो अडल्ट फीमेल्स की तरह दिखते हैं। ये चीज काफी यूनिक है जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम इनके डाइट की बात करें तो ये फ्रूट्स पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। जैसे मतलब लीचीज बहुत पसंद है इनको, और
फिग्स बहुत पसंद हैं, तो रेन फॉरेस्ट में रहते तो आप थोड़ा सोच लीजिए क्या क्या खाते होंगे। बाख भी खा जाते हैं कभी कभी जो ट्री की होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैं आपको मोस्ट इंटेलिजेंट बता रही थी, तो अगर आपको याद रखना है कि मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट्स कैसे हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये रोज के रोज अपना नया नेस्ट बनाते हैं सोने के लिए। रात को खुद इकट्ठा करते हैं सारे फॉलेज को, ब्रांचेस को, एंड दे फॉर्म देयर ओन नेस्ट ऑन ट्रीज, जिसपे वो सो सकें और फिर दिन में आराम भी कर सकें, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जा जाके, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके प्रीलिम्स में अगेन एक अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछी जा सकती है कि बोर्नियन और सुमात्रन ओरंगेटन्स एक दूसरे से डिफरेंट है लिटिल बिट अपने अपेयरेंस में और बिहेवियर में। ऑल्दो दोनों में ही रेडिश फर होते हैं, पर जो सुमात्रन ओरंगेटन्स हैं उनमें फेशियल हेयर बहुत लंबे लंबे होते हैं। ओके, ऑल्दो ये भी इतना डिस्टिंक्ट नहीं है। यूजुअली जो ओरंगेटन्स होते हैं ना सॉलिटरी इन एग्जिस्टेंस रहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यूजुअली जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हर्ड में रहते हैं, सोशल है कि नहीं एनिमल्स, है ना। तो ये यूजुअली सॉलिटरी इन नेचर, अकेले रहना पसंद करते हैं। पर यही डिफरेंस है सुमात्रन। देखिए फिर अगर आपको वहां पे ऐसी स्टेटमेंट आती है तो आप जनरलिज्म के साथ ही जाइए कि यूजुअली वो काफी सॉलिटरीन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर डिफरेंस वाली कोई स्टेटमेंट आ गई कि जो बोर्नियन और सुमात्रन जो ओरंगेटन्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो जो सुमात्रन ओरंगेटन्स हैं दे हैव लाइक क्लोजर सोशल बॉन्ड्स अगर हम कंपेयर करें बोर्नियन कजन्स के साथ उनके, ठीक है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जैसे लिखा है कि ये तीनों ही स्पीशीज क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ओरंगेटन्स की। अब ऐसा क्यों है, बहुत बार ना हमें रीजन पता होना चाहिए कि कोई एनिमल अगर बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है ना, तो कुछ उसमें ऐसा होगा जिससे जैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये रिप्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनके केस में दे हैव लाइक बहुत लंबा समय लेते हैं ये सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए, पहली बात तो। और फिर जो इंटर बर्थ पीरियड यानी कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में जो डिफरेंस है तो वो भी काफी ज्यादा है। तो ये 5 साल में एक ही बार किसी को बर्थ देते हैं, और वो भी एक बच्चे को ही एक बार में बर्थ देते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो एक्सट्रीमली लो रिप्रोडक्टिव रेट बना देता है इनका, तो इसी वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इस समय पे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ओरंगेटन से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। अब देखिए हमें कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था मेंस के पर्सपेक्टिव से लिटिल बिट ऑन इट। तो देखिए आप बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है कि COP15 हुआ था, राइट, CBD का, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तो उससे रिलेटेड अब बायोडाइवर्सिटी पे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे, ये तो लिखेंगे कि क्या थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, स्मगलिंग, इंटर ट्रेड, ये वो ऐसा कुछ। तो उसमें जब आप ऐसा पॉइंट लिखेंगे ना, तो क्योंकि ये रीजन एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल करके उसे लिख दीजिएगा चेन्नई ओरंगेटन स्मगलिंग केस। तो दैट वुड sort of give weight to your answer। तो ये तो हो गया आपके GS3 या GS1 में जिसमें भी क्वेश्चन आएगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, वहां आप लिखेंगे। अब देखिए एक और चीज, अगर मैं GS4 में इसको एनलार्ज करके लेके जाऊं, तो देयर टू यू सी दिस पुलिस पर्सनल टेकिंग ब्राइब्स एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि ब्राइब दे के कैसे गैंगस्टर्स को, चाहे वो स्मगलिंग वाले केस के हों, चाहे वो वेपन्स वाले स्मगल करते हो, जैसे भी है ना, तो क्या हो रहा है कि कितना लार्ज इम्पैक्ट सोसाइटल लेके आता है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का कभी आता है, क्योंकि अब पब्लिक सर्विस, सिविल सर्वेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू दिस आंसर करिए, ये बहुत आ रहे हैं। जो सोशलिस्टिक क्वेश्चंस है वो कम होते जा रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्वेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस, ऐसे क्वेश्चंस और ट्रेड्स बहुत पूछे जा रहे हैं। तो जो ब्राइबरी का केस है ना, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ब्राइबरी हैज लॉन्ग टर्म environmental and social ramifications, so you can write this Chennai orangutan smuggling case in that, कि कैसे पुलिस personnel let them evade। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें इंडियन एक्सप्रेस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। इंडियन एक्सप्रेस आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, एट G20 फाइनेंस मीट मोदी कॉल्स फॉर स्टेबिलिटी, यूक्रेन टेंशंस फ्लेयर। तो देखिए यहाँ पे मिस्टर मोदी ने एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज में क्या कहा है, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। और फिर क्योंकि आप जानते हैं हम प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंडर फ्रांस क्या कहता है, वेस्टर्न कंट्रीज क्या कह रही हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। उनके जो व्यूज हैं वो बोलेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंसी कोई भी होल्ड कर रहा हो। हम क्योंकि हर बार एब्सटेन कर देते हैं, तो हम उनको नहीं कह सकते आप एब्सटेन हो जाओ कुछ भी गलत बोलने से, आप भी न्यूट्रल रहिए जैसे इंडिया है। हम उनको नहीं फोर्स कर सकते, ठीक है। तो
वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ओके, क्योंकि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैगिंग द थ्रेट टू फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ मेनी कंट्रीज फ्रॉम अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स. तो आप जानते हैं पैंडेमिक के समय पे, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया, उसकी वजह से हमने क्या देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज ने ऑफ कोर्स बोरो किया है बहुत ज़्यादा, ताकि वो फिजिकल स्टिमुलस या तो सोशल सेक्टर में स्पेंड कर सकें. तो उनका जो डेट लेवल है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है. श्रीलंका देख लीजिए आप, ठीक है, आप पाकिस्तान देख लीजिए. खैर उनके अपने और कुछ सुई जेनरस रीजंस भी हैं, बट स्टिल जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनमें जो डेट लेवल्स हैं दे हैव गॉन अनसस्टेनेबल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे सेड ट्रस्ट इन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि भारत, अभी आपको हम एक और आर्टिकल देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट होना था. अब बहुत अचंभे की बात है कि बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि इंडिया शायद फ्रांस के फ्रांस के तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसको गिव इन करके हम शायद क्या करेंगे, पहली बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर देंगे, यानी कि रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर देंगे. पर ऐसा नहीं हुआ, हमने फिर से अब्सटेन किया. और हम उसके रीजंस देखेंगे और वो कहीं ना कहीं जो मिस्टर मोदी ने यहाँ पे बोले हैं उससे रिलेट होते हैं, ठीक है, तो आप सुनिएगा उसे भी. तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर सेज दैट इट्स पार्टली बिकॉज दे हैव बिन स्लो टू रिफॉर्म देमसेल्व्स. तो मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मतलब क्या हो चुका है ना कि उन्होंने क्योंकि खुद को रिफॉर्म नहीं किया, वहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन है नहीं. वैसे जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लिबरल कंट्रीज हैं, वो बहुत बातें करती हैं, दूसरों को जाके पाठ पढ़ाते हैं लिबरल डेमोक्रेसी एंड ऑल ऑफ दैट, पर उन्होंने कभी खुद लिबरलाइज होने ही नहीं दिया. अब चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, वैसे मतलब दे हैव देयर ओन कंसर्न्स बट दे कांट डू दैट. मतलब ये हिपोक्रेसी है कि चाइना अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है, लेकिन IMF में देखिए उनका कितना ही वोट शेयर है, कितनी ही वोटिंग USA करना ही नहीं देता, ठीक है. तो अब इसीलिए जो आम जनता है, सारी कंट्रीज हैं, उनका कहीं ना कहीं फेथ उठ गया है इंटरनेशनल इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. लेकिन मिस्टर मोदी ये कहते हैं, देखिए हम समझते हैं इट्स नॉट एन ईजी टास्क, रिफॉर्म भी इतना आसान नहीं है, बट स्टिल यू विल हैव टू डू इट कभी तो. मोदी कॉल्ड अपॉन कस्टोडियंस ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज एंड मॉनेटरी सिस्टम्स, क्योंकि ये फिनेंस मीट है तो ऑफ कोर्स वी विल टॉक फिनेंस, वी कांट रियली टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके. सो कस्टोडियंस ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज एंड मॉनेटरी सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड टू ब्रिंग बैक स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ टू द ग्लोबल इकोनॉमी. तो आपका ही, क्योंकि आप ही के लेवल पे कुछ नेग्लिजेंस आई है या कोई दिक्कत है, तो फिर आप ही को दोबारा ये फेथ वापस लेके आना है, कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ओके. तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है. So Prime Minister also said many countries, especially developing economies, are still coping. तो ये आप जानते हैं, देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने भी बार बार यही बात कही है कि जो पैंडेमिक है, मतलब वो भले ही चला गया हो, हमें लगता हो, लेकिन जो उसके रैमिफिकेशंस हैं वो हमें आने वाले कितने साल तक झेलने पड़ेंगे, हमें खुद को नहीं पता. देखिए 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, हम खुद भी बहुत बार डिस्कस करते हैं, उसको गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी हम कोप अप ही कर रहे थे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से. इतने में कोविड पैंडेमिक आ गया, फिर उतने में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. तो कितने कॉन्फ्लिक्ट से हम झेलें, तो कितनी अनसर्टेनिटीज आएंगे. तो इसीलिए तो इस बार का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली हम एक नॉर्मल ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Okay, he also made a reference to the rising geopolitical tensions. So साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर मोदी ने ऑल्दो यूक्रेन वॉर को डायरेक्टली नेम नहीं किया है, पर उन्होंने बोला है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं जो और सिचुएशन को गंभीर बना देती है. हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे भारत का क्या स्टैंड है और फिर बाकी कंट्रीज ने क्या बोला है, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी तो कुछ बोलेंगी ही. ओके, वी आर ऑल्सो विटनेसिंग राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दे आर there are disruptions in global supply chains because of that. Okay, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, और कैसे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी इन सारी रीजंस की वजह से सफर कर रही हैं. तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब भारत से पूछा जाता है कि आप किसकी साइड पे हैं, हम फूड सिक्योरिटी की साइड पे हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी की साइड पे हैं, हम ब्लैंकेट कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हम US के साइड पे हैं या हम वेस्ट के साइड पे हैं या हम यूक्रेन की साइड पे हैं, क्योंकि वेस्ट ने भी ऐसे बहुत सारे नेग्लिजेंस दिखाए हैं. उनके कंसर्न्स हैं, पर बाकी कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं वो शायद ही वो उसको केटर करते हैं.
तो इसीलिए जो ग्लोबल साउथ का नैरेटिव है, जो इंडिया ने पिक अप किया है G20 के लिए, बाकी हर जगह, आई थिंक वो एक काफी सेफ पाथ भी था इंडिया के लिए, अगर हम पॉलिटिकली देखें तो, क्योंकि उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता ना, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम, वरना हम, देखिए हमने, आप कहते हैं कि यूक्रेन रशिया आप इसमें लगे रहिए, और हमने क्या किया, हमने ग्लोबल साउथ चूज कर लिया, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप उठाएंगे तो आप एक रेसिस्ट कंट्री के लाएंगे। तो एक पॉलिटिकली भी सेफ चॉइस थी, वेरी स्मार्ट डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो और भी काफी प्रेस रिपोर्ट्स जो हैं एसोसिएटेड, वो बताती हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, ओके, जेनेट येलन का देखिए उन्होंने कंडेम किया है, जो इलीगल एंड अनजस्टिफाइड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन रशिया ने चलाई है। ओके, तो आप ये जानते हैं इस सेशन को अटेंड किया रशियन ऑफिशियल्स ने भी, तो लेकिन उन्हीं के बिल्कुल सामने ही उन्होंने बात कही है, और फिर उन्होंने G20 नेशंस को कॉल भी किया है, सो यू शुड बी सपोर्टिंग यूक्रेन एंड हाइंड मॉस्कोज वॉर एफर्ट। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, और एक और चीज इन्होंने कही है, आई अर्ज द रशियन ऑफिशियल्स हियर एट G20, कि आप एक बात समझिए कि आप जो क्रेमलिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और जो आप पुतिन की अट्रोसिटीज में, चाहे आपका जो आपका जो रोल है वो एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है, लेकिन गुनाह के साथ खड़े होने वाले भी गुनाहगार ही कहलाते हैं। तो वो चीज बेसिकली इस तरह से इन्होंने बोलने की कोशिश की है। आप पे भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जितनी पुतिन पे जाती है या रशिया पे जाती है, जिसकी वजह से कितने लोग बेघर हुए हैं और सफर कर रहे हैं। ओके, तो साथ ही में जो यूएस के ऑफिशियल हैं, इन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरी चीफ के साथ, जेरेमी हंट के साथ मिलकर भी कंडेम किया है। तो यूएस ब्रिटेन यहाँ पे बोनहोमी हमें दिखती है और सेम स्टैंड दिखता है, और उन्होंने बोला है कि वी आर प्लीज दैट देयर इज सच यूनिटी अमंग डेमोक्रेसीज दैट दिस कैन नॉट बी अलाउड टू हैपन, कि हम साथ खड़े हैं, हम बहुत खुश हैं, नेटो इज टुगेदर टुडे, जर्मनी, पोलैंड, एवरीबडी इज टुगेदर टुडे। सो फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर, अब देखिए फ्रांस ने क्या कहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की तरफ से ही सबसे ज्यादा प्रेशर है इंडिया पे। आप देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशनशिप पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस बार मेंस में। आप पढ़ते रह जाएंगे रशिया यूक्रेन या बाकी चीजें, और आ जाएगा इंडिया फ्रांस डिफेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करके जाना है, और उस पर हम काफी आर्टिकल्स देख चुके हैं रिसेंटली, ठीक है। तो देखिए अब फ्रांस इंपॉर्टेंट देश क्यों है, अगर मैं ब्रीफली आपको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दूं ना, फ्रांस एक ऐसा देश है जो हमारे साथ तब खड़ा हुआ है, और बहुत अब्सर्ड है, पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है, हमें भी नहीं पता, पर वो हमारे साथ तब खड़ा हुआ है जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने, तो पूरे वेस्ट ने हम पे सैंक्शंस लगा दी थी। ये जो मिस्टर यूएस है, जो आज पाकिस्तान को छोड़ के भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा भारत के सबसे बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो हमें ये कहते हैं या समझते हैं, ठीक है, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू हो जाएंगे। दिस इज रॉन्ग, हाउ कैन इंडिया डू दैट, एंड ऑल दैट, कि कोई भी इनसे डील नहीं करेगा, नोबडी शुड, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा इनकी कंट्री में, एफडीआई नहीं आएगा, नथिंग, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जिन्होंने पता नहीं कैसे, एक टाइट रोप पे, ऑफ कोर्स उनके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि उनकी भी अलायंसेज हैं वहां पे, तो उन्होंने तब भी हमें काफी जो वेपनरीज थी वो सपोर्ट करते रहे थे बहुत बार। हम जानते हैं कि हमें सपोर्ट भी दिखाते हुए फ्रांस दिख जाता है कि वी सपोर्ट योर परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में। तो फ्रांस हैज बीन एन आउटलायर, अगर मैं आपको कहूँ तो फ्रांस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग देश फॉर इंडिया। तो वैसे ही फ्रांस अगर कुछ कहता है ना, तो हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम बाकियों को अनसुना कर सकते हैं, पर फ्रांस को नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव एक्चुअली बिन विद अस फॉर ऑफ कोर्स देयर ओन रीजंस, मे बी हमें वो इतना सप्लाई करते हैं। उस समय जब कोई नहीं आता था, तो हमने रिपब्लिक डे पे फ्रांस को बुलाया था, जब हम पे सबने सैंक्शंस लगाई थी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है, जो रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं ना गेस्ट, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यार इस बार तो इजिप्ट आया है, तो आपको इजिप्ट, साथ ही में जो अफ्रीका और मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, इस तरह के देशों को प्रिपेयर करके जाना है, बट फ्रांस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है इन बाली, हाँ देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए G20 की जब समिट अभी बाली में हुई थी, क्योंकि इंडोनेशिया हमसे पहले प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा था, तो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस, जिस लेवल की अफर्मेशन के साथ सारे लीडर्स ने वहां पे स्ट्रांगली कंडेम किया था रशिया के ब्रूटल अटैक को, ठीक है। तो हमारा बस यही सबसे हम होप करते हैं कि वही उस तरह के कॉन्फिडेंस से और उसी तरह के अफर्मेशन से हम अभी भी उस पर स्टक रहें, ठीक है, वही टोन ऑफ हमारा लैंग्वेज रहे। तो वही चीज, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो
जॉइंट कम्युनिकेट निकलेगा, है ना, जॉइंट कम्युनिक निकलेगा जो कि सबकी जॉइंट डिक्लेरेशन क्या है, तो इट इज़ अंडर डिस्कशन कि क्या उसकी लैंग्वेज होने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या वो उतनी ही स्ट्रांगली होगी, और साइन तो हम भी करेंगे, तो हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ, आई थिंक काउंटलेस टाइम्स, क्योंकि जब खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ, गुरपतवंत सिंह पन्नू जी ने करवाया, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, है ना, तो उसको हमने तब डिस्कस किया। फिर उसके बाद जब इंटरपोल ने, जब हमने उनको कहा कि आप इनको सिक्स फॉर जस्टिस के जो लीडर हैं बाहर बैठे हैं और जो रेफरेंडम्स करवा रहे हैं, आप इनको एक्स्ट्रेडिट कीजिए एंड ऑल ऑफ दैट, तो इंटरपोल ने हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए आप यूएपीए के तहत इनको अरेस्ट करना चाहते हैं और एक्स्ट्रेडिट करवाना चाहते हैं, और यूएपीए हमें पता है कि आप माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मिसयूज़ करते हैं। अब देखिए माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मिसयूज़ वाली बात जो है वो यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात की जाती है, यूजुअली इट इज सीन, ओके। तो लेकिन माइनॉरिटीज तो सिक्स भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम, इंटरपोल ने कहा कि हम नहीं एक्स्ट्रेडिट कर सकते गुरपतवंत सिंह पन्नू जी को, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ स्कर्मिशेस हम देख रहे हैं इधर उधर। फिर हमने तरण तारण समय पे देखा, जो अटैक हुआ जो ग्रेनेड का, और बहुत सारी और चीज़ें हम देख रहे हैं रिसेंटली। लेकिन अभी जो हुआ है, इट इज़ एक्चुअली मेड खालिस्तानी इशू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर द नेशन एज अ होल, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अमृतपाल एड रिलीज्ड मॉब यूज्ड गुरु ग्रंथ साहिब एज शील्ड। ये आपके लिए एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी भी हो सकती है कि एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर आते हैं और वो पालकी साहिब, बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब, अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं, तो वो लेके उनकी शील्ड में बेसिकली अंदर आते हैं और चार पांच पुलिस ऑफिसर्स को हार्म भी कर देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स द पुलिस कांट फायर और पुलिस कांट डू एनीथिंग, बिकॉज अगर आप एक इतनी होली बुक जिसको एक पूरी कम्युनिटी बहुत मानती है, उनको थोड़ा सा भी हार्म हो गया या किसी को हार्म हो गया, तो आप जानते हैं किस तरह का। और इंडिया में यही तो हमेशा टाइट रोप आप कह सकते हैं वॉक करनी पड़ती है इंडिया को, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, क्योंकि हम कितने सारे लोग हैं, डाइवर्सिटी, तो यूनिटी मेंटेन करना कभी कभी कियोटिक हो जाता है। लेकिन अगर हम केस स्टडी कंटिन्यू करें तो वो आते हैं और पुलिस ऑफिसर्स हार्म हो जाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती, बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स वेरी सेंसिटिव, और ये बहुत ही एक होली इशू है, राइट। तो फिर उसके केस में और वो कहते हैं कि यू शुड बी आप रिलीज कर दीजिए जो हमारे एड हैं, जैसे लवप्रीत सिंह इधर है, जो किडनैपिंग के केस में आपने अरेस्ट किया हुआ है जिनको, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो फिर जैसा कि हमने कल देखा था, तो उसमें एक मिडिल पाथ अगर देखें तो टेम्परेरली, लेकिन ऑल्दो सब उनको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी जो हम जितने भी एडिटोरियल्स वगैरह भी देखेंगे, वहाँ पे क्रिटिसिज्म ही देखेंगे, जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे है और पुलिस ने उनको ऐसे रिहा कर दिया। तो ऑल्दो ऑफ कोर्स ये तो हमें पता चल ही रहा है कि लेट्स सी, हम अभी आगे देखेंगे। तो फिर अगर मिडिल पाथ देखें तो टेम्परेरली, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप इनको नहीं रिलीज करेंगे तो पंजाब में इसके बाद जो भी होगा किसी के साथ भी, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो वो कुछ भी हो सकता था, मे बी ये पूरे जो मे बी माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी का इशू बन जाता और स्पिल ओवर हो जाता पूरी कंट्री में, और जो ब्लडशेड हमने 1980s में देखा वो रिपीट कुछ भी हो सकता था, राइट। तो टेम्परेरली रिलीज, लेकिन ऑफ कोर्स उसके भी रैमिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत तरह से केस स्टडी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि कैसे वो अंदर गए और लवप्रीत सिंह को उन्होंने रिहा करवाया। अब जो हम जो भी एडिटोरियल्स आर्टिकल्स देखेंगे उसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो आई रिक्यूज माई सेल्फ, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा है तो आई वुड हैव टू टेल यू अबाउट दैट। लेकिन आप इसको पॉलिटिकली न्यूट्रल वे में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो इस तरह का, क्योंकि देखिए जो आप क्वेश्चन देखते हैं अपने GS3 में काफ़ी बार रिपीट होता है कि जो हम इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, इट्स एक्चुअली सोशो इकोनॉमिक बेसिस है उसका, यही होता है ना। तो हर तरह की मिलिटेंसी या हर तरह के जो मूवमेंट्स होती हैं इस तरह की, वो कहीं ना कहीं उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है। हम वहाँ पे क्या मैटर पढ़ते हैं कि क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है जो पर्कुलेट नहीं हुई है, जो प्रॉस्पेरिटी इंडिया के मेनलैंड ने देखी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स तक, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करके जो वहाँ के माओइस्ट लीडर्स वगैरह हैं वो आम जनता को बताते हैं कि देखिए सरकार ये है, और इसको वायलेंटली, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो एजेंडा है
जो अगर हम देखें तो वो यही है कि हम वायलेंटली ओवरथ्रो करें स्टेट को, बिकॉज इट डज नॉट केयर फॉर यू, इट हैज गॉट नथिंग टू डू फॉर योर वेलफेयर. सी व्हाट हैज हैपेंड टू यू, यू आर पुअर, यू डोंट हैव जॉब, यू डोंट हैव एनीथिंग विद यू, है ना. तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है या एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इस फियर को, इस इनसिक्योरिटी को, इस सोशल क्राइसिस को और इकोनॉमिक क्राइसिस को. तो ये सारे रीजंस आप बहुत सारे पॉइंट वाइज में लिख के आते हैं. तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हम देखेंगे कैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट की जो रिसर्जेंस हो रही है इसके ग्राउंड पे भी, जैसा कि यहाँ पे एक कॉलमिस्ट है नीरजा चौधरी जी, उन्होंने लिखा है कि इसके ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक एक बैकग्राउंड है. और वो आप लिखेंगे, यही पॉइंट्स लिखेंगे, आप बाकी पॉलिटिक्स तो लिख के नहीं आ सकते. और यहाँ पे ये जो सब पॉइंट्स बहुत सारे लिखे हैं, ये एक आपको कंटेम्प्रेरी अवेयरनेस दिलवाएंगे कि अच्छा इस समय पे भी अगर देखिए हमने सोचा वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया कि अब कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के एरा में रह रहे हैं, हम एक ह्यूमनिस्ट एरा में रह रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी बातें नहीं होती है ना, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है. लेकिन क्या हो रहा है, 1 साल हो गया है ना, यूक्रेन की वॉर अभी भी कंटिन्यू हो रही है ना, यहाँ पे भी हमने थ्रेड्स देखे ना न्यूक्लियर वेपन्स के. तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन हो जाता है दोबारा रिसर्जेंस उस चीज़ की हम देखते हैं. और ऐसा क्यों हो पाता है, वो यहाँ पे कहीं कहीं रीजंस देखें, हम अभी पढ़ेंगे. तो ये रीजंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही में यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखा है और कैसे 1980s का, अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि 1980s का जो खालिस्तानी इमर्जेंस था वो अब का जो रिसर्जेंस हो रहा है उससे डिफरेंट कैसे है, तो कहीं कहीं पॉइंटर जो आप यहाँ से निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत मुझे, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा खालिस्तानी मूवमेंट क्या हुआ था उस समय और कैसे फिर उसको अभी तक संभाला गया था, इतने साल में क्यों नहीं हुआ, अब दोबारा से क्यों हो रहा है. तो कुछ पॉलिटिक्स हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी. ओके, दी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट. देखिए सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की जो क्रिटिसिज्म यहाँ पे हो रही है वो ये है कि दिल्ली के केस में व्हाट दे से इज के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पुलिस है, तो इसीलिए कुछ भी होता है वो बहुत जल्दी खुद को एक्यूज कर लेते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो दिल्ली राइट्स हुए हम क्या करें, पुलिस केंद्रीय सरकार के पास है. ठीक है, तो फिर लेकिन जो पंजाब है, पंजाब उनकी फुल फ्लैश स्टेट उनके पास आई है, पुलिस उनके पास है. तो पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे जो नेग्लिजेंस हमें दिख रहा है कि क्या वो रेडी भी हैं, कल को कुछ हो जाए, अगर कल को सच में खालिस्तानी मूवमेंट इस तरह से फ्लरिश कर जाए तो क्या होगा, है ना. तो आर दे रेडी, अब काफी लोगों को इस पे डाउट है. ठीक है, तो ये सारे सवाल अब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पे उठ रहे हैं. आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब फाइंड्स इटसेल्फ फेसिंग चार्जेस ऑफ बीइंग इनइफेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ इनइफेक्टिव इन द स्टेट. और कहीं लोग तो आप जानते हैं, ये अगेन थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, कि दे आर अनविलिंग टू एक्ट अगेंस्ट देम, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दे हैव कम इनटू पावर विद खालिस्तानी सपोर्ट. तो क्योंकि जिस समय पे फार्म प्रोटेस्ट हुई और बहुत सारी इस तरह की एलिगेशंस भी थी कि उसमें खालिस्तानी सपोर्टर्स भी थे और बाहर से जो फंडिंग आ रही थी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सारी चीज़ें. ठीक है, आफ्टर इट बकल्ड क्विकली, तो जैसे कि उन्होंने घुटने टेक दिए बहुत आसानी से एक रेडिकल लीडर के सपोर्टर्स के सामने. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जो अजनाला पुलिस स्टेशन में देखा. द द चार्ज हैज़ ट्रेल्ड दी आप सिंस इट मेड इट्स, तो वही चीज़ ऐसा है कि 2017 से जब से पंजाब में जाके कैंपेनिंग करनी शुरू हो तब से खालिस्तानी सपोर्ट है, इनको खालिस्तानी सपोर्ट है, तब से हम एटलीस्ट सुनते तो है ही न्यूज़ में. ठीक है, वाई दैट मेड नो डेंट, लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज़ ने, इन सारे एलिगेशंस ने उनकी विक्ट्री में तो कोई डेंट नहीं लगाया हो, इतनी मेजोरिटेरियन वे में वो जीते. हर तरह की कम्युनिटी ने उनको वोट किया, चाहे वो हिंदूज हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख्स हों ऑफ कोर्स, और चाहे वो दलित हों, तो वो कोई डेंट वहां पे नहीं आ पाया. द पास्ट फ्यू मंथ्स हैव सीन द सडन राइज ऑफ अमृतपाल सिंह. तो देखिए अमृतपाल सिंह कौन है ये, ये दुबई रिटर्न्ड एक सिख लीडर है ना. तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि लास्ट ईयर सितंबर 2021 के आसपास वो दुबई से आए हैं 10 साल रह के. ओके, और अब वो हेड करते हैं वारिस पंजाब दे. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप जानते होंगे, दीप सिद्धू जो एक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट थे, हु इज नो मोर. ऑफ कोर्स आप जानते हैं कार क्रैश में ही पास हो गए, एंड ही इज द वन जो रेड फोर्ट इंसिडेंट हुआ था उससे कहीं ना कहीं को लिंक किया गया था. ठीक है, तो ये दीप सिद्धू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, वारिस पंजाब दे, एंड नाउ इट इज हेडेड बाय अमृतपाल सिंह. अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं, वैसे आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, पर जो दीप सिद्धू की फैमिली है, उनके पेरेंट्स वगैरह हैं, उनका ये कहना है कि देखिए हम तो जानते भी नहीं थे कि ये कौन है अमृतपाल सिंह.
भाई कहाँ से अचानक से बाहर से आया हुआ बंदा जो हम नहीं जानते हैं, है ना, हमारे बेटे की अगर ये है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो खुद को आज लीडर बता रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या हुआ हम तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, लीविंग दैट असाइड, इट वर अमृतपाल सपोर्टर्स हु फोर्स द पुलिस हैंड। ओके, तो ये चीज हमने देख ली। Meanwhile, an agitation on the lines of Singhu farmer stir has taken shape in Mohali, seeking the release of। अब साथ ही में हम क्या देख रहे हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर पे हमने फार्मर्स के यू विड्रॉ फार्म बिल्स वैसा देखा। ये जो ऑथर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, वो बता रहे हैं कि मोहाली में हमने इसी तरह की स्टर देखा है। अब जो बाकी सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो सिख मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया है उनको फटाफट से रिलीज कीजिए। ठीक है, और ये सब कुछ कोइंसाइड करता है रेगुलर खालिस्तान मार्चेस जो स्टेट में हो रही हैं। और आप जानते हैं कि कैसे रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है, और कैसे हर बार हमने जब भी कुछ पढ़ा है तो मैंने आपको बोला यू प्रिपेयर खालिस्तान, यू प्रिपेयर खालिस्तान। तो हमने जैसे एक आई थिंक शिवसेना के लीडर थे, उनको मार दिया गया खालिस्तानी सपोर्टर्स, तो बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हम होते देख रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे पंजाब में डिटोरिएट होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और साथ में पंजाब के केस में क्या है, दे हैव दिस वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वेल, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेट, है ना। तो बहुत डेट है। केरला, पंजाब, ये कुछ दो स्टेट्स ऐसी हैं कि जो मिस्टर मोदी ने, आरबीआई की रिपोर्ट ने जो फरवरी 2022 में आई है, उसने भी बताया कि जो हमने श्रीलंका में देखा, दे कैन बी इवन वर्स। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें। तो अब देखिए, ऑफ कोर्स आप उसमें पॉलिटिक्स तो लिख के नहीं आ सकते, तो ये कुछ कुछ इधर उधर के पेरिफेरल फैक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। वाइल ऑपोजिशन कीप साइटिंग द अबव टू अक्यूज मान गवर्नमेंट, तो जैसे कि आप जानते हैं ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मान साहब से संभल नहीं रही, ऐसे कहते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन के। तो ठीक है, जो पॉलिटिक्स है वो तो रहेगी, पर जो अब हम देख रहे हैं उस वो प्रीडेट करता है आप सरकार को। ठीक है, 11 महीने पहले एक कहानी शुरू होती है और अब हम देखेंगे कैसे। ठीक है, सैक्रिलेज इशू, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, आप जानते हैं कि एनआईए ने भी ये फाइंड आउट किया था कि सिख यूथ कैसे रेडिकलाइज हुए थे जब एक आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनके पेजेस को टॉर्न आउट करा हुआ मिला था बहुत जगहों पे। ठीक है, तो ये हमें पता चला था, विच इज एक्चुअली यू डिसरिस्पेक्ट अ होली बुक, जिसको लोग, क्योंकि इन सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहिब इज द गॉड, राइट। तो खैर ये थोड़ा रिलीजियस है, पर जब उनसे पूछा गया था गुरु जी से, तो उन्होंने बोला कि मेरे बाद, जब लोगों ने उनसे पूछा आपके बाद हम किसको पूजे, तो उन्होंने कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब को पूजे। ठीक है, टीचिंग्स। तो खैर, तो वो एक सैक्रिलेज इशू था। और कैसे जो अब जब ये हुआ 2015 में, और तब अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उनके खिलाफ जो ऑपोजिशन ने यूज किया, इस इशू को ही यूज किया था, okay, with the Akali Dal BJP government, because they could not do anything in the case. So this was the main election issue in 2017 जब कांग्रेस की सरकार आई, और 2022 में भी थी। सैक्रिलेज इशू remains one of the main arguments, और अभी भी जो प्रो खालिस्तान ग्रुप्स हैं वो अभी भी अपना एजेंडा ऐसे ही पुश करते हैं कि देखिए रिस्पेक्ट ही नहीं है जब जिस देश में हमारे गुरुओं की, तो हम क्यों मार रहे हैं। ठीक है, तो एक ये है सैक्रिलेज इशू, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स इशू, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जो न्यूज़ आ रही है, जैसे एक टेप रिकॉर्डिंग आई है और एक वीडियो भी आई है जिसमें अमृतपाल सिंह जो है वो पुलिस को कहते हैं अगर आपने नहीं संभाला होता, कितने आपके बच्चे हैं, कितने पंजाब के बच्चे वो नशों में लग गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस है, पुलिस के पार्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, सरकार के पार्ट पे नेग्लिजेंस है। तो ये चीज़ ठीक है अमंग दी इशूज। अब देखिए एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, ये खैर स्टीरियोटाइपिंग है कि जो सिख्स हैं या पंजाबीज हैं, सो जो नॉन वेज बहुत खाते हैं या शराब बहुत पीते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल कोर सिखिज्म में जाएंगे वहाँ पे दे आर लाइक अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो वही चीज़ खैर जो प्रो खालिस्तानी लोग होते हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं कि वी आर अगेंस्ट ड्रग्स। ओके, अमंग द इश्यूज अमृतपाल हैज टेकन अप द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स जो स्टेट में हो रही है, लिंकिंग इट टू अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि आप ये ड्रग्स के नशों में इतना जो सिख बच्चे हैं उनको ऐसे कर देना चाहते हैं कि ताकि हम स्लेव्स बन के रह जाएं या फिर हम एलिमिनेट ही हो जाएं एक दिन। ठीक है, जो हम हैं, जो हमारा वजूद है वो खत्म हो जाए। While rampant drug infiltration and use has been recognized as a crisis, all governments, जैसे कि हम जानते हैं successive governments, they have failed to make any significant dent on it. Okay, the allegations of links of अकाली leaders, और आप ये भी जानते हैं कि कैसे अकाली लीडर्स को इस चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता था कि वो ड्रग्स बेच के ही तो आज तक सरकार में रहे, बिकॉज कैंपेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये चीज़, और कैसे ड्रग माफियाज के सपोर्ट से वो, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यू माइट अग्री, यू माइट नॉट अग्री, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स टू चेक स्मगलिंग हैव सीमेंटेड impression of a deliberate neglect on the issue which is being
कैश्ड इन बाय प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स। ओके, तो जैसे कि वो अमृतपाल सिंह कह रहे हैं उन पुलिस वालों को कि आप नहीं कर पाए तो तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तभी तो हम हैं यहाँ पे, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे तो कोई तो निभाएगा ही। सो वन इज सैक्रिलेज इशू, नंबर टू इज ड्रग्स इशू, एंड नंबर थ्री सोशल मीडिया। अब देखिए ऐसा क्या है ना कि हम आज इस दौर में रह रहे हैं कि कुछ भी मरता नहीं है कभी भी। आप कुछ भी बोलेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो हाँ, अगर आप जैसे यू आर इन टू विद समबडी, से you have a girlfriend or you have a boyfriend and you have your pictures posted there, और आप थोड़े से फेमस भी हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है, एंड देन यू डिलीट ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स अज्यूमिंग कि वो अब खत्म हो गया तो पिक्चर्स भी गई, लेकिन फिर उसके बाद आप फेमस है क्योंकि वो कहाँ से वही पिक्चर्स घूमती रहती है ना। तो दिस इज हाउ द इशू इज केप्ट अलाइव, है ना। तो सोशल मीडिया यही करता है। तो जो खालिस्तानी इशू है वो कभी नहीं मर सकता था, ठीक है, वो खत्म हो गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली कैसे जो सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, जैसे सिद्धू मूसेवाले जी का एक सॉन्ग था SYL, और कैसे उसको उस पर बैन भी हो गया बिकॉज इट हैड प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स इनटू इट, है ना। और कैसे लॉट अदर थिंग्स यू सी, बहुत सारे, और कि कैसे संत बोला जाता है जो प्रो खालिस्तानी लोग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो बिसाइड्स अ लॉट मोर प्रो खालिस्तानी कंटेंट रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन सोशल मीडिया ओवर विच द आप गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ऑफ कोर्स देखिए क्या है, वो जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस आई हैं, जब आप सब कुछ सेजर उस पर सेंसर कर सकते हैं, उनके लिंक्स को हटा सकते हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आती है कि यू शुड डू समथिंग इन टू इट बिकॉज यू नो वॉट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया डन, माइनस मिलिटेंसी, वाइल विजुअल्स ऑफ आर्म्ड प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट क्लैशिंग विद द पुलिस आर अलार्मिंग। आपने देखा कैसे स्वॉर्ड्स और वेपन्स के साथ सब पुलिस स्टेशन गए, और अभी भी जो मीडिया को वो दे रहे हैं अपने इंटरव्यूज वगैरह, तो वो सब आर्म्ड ही हैं, ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंड मंथ आफ्टर, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इट इज़ मोस्टली, तो यहाँ पे ऐसा क्या है ना कि जो उस समय पे हुआ करता था 1980s की अगर बात करें, वैसा यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ये मोस्टली जो लोकल गैंगस्टर्स हैं ना, वो लोग हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे नॉन सिक्स लोग भी हैं। रिसेंट इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जो UAPA के तहत जिन्हें चार्ज किया गया है। वाई द पुलिस ब्लेम मोस्टली फॉरेन बेस्ड खालिस्तान ग्रुप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग अटैक्स लाइक द RPG स्ट्राइक ऑन द इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स इन मोहाली में 2022। ओके, लेकिन ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स, तो देखिए ऐसा 1980s में इशू खत्म नहीं होता, छोटे मोटे एक दो इंसिडेंट्स तो हर साल हमें पता चल ही जाते हैं कि हो रहा है। ओके, सो और मोर इनटू स्ट्राइडेंट एक्टिविज्म रादर। तो देखिए ये जो है ना, ये अमृतपाल सिंह जी जो बोल रहे हैं और जो पहले जो लीडर्स होते थे वो बोलते थे, उसमें डिफरेंस क्या है ना कि आज के जो एक्टिविस्ट युवा जो बाकी चीज़ों की मांग कर रहे होते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ के लेकर प्रोटेस्ट करें अपनी मांगों के लिए, कि अपने हक को सर झुका कर नहीं, सर उठा कर मांगा जाता है। अगर कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट्स हैं, या फिर DU के हैं, कहीं के भी, तो वैसे उस तरह की इनकी टोन है कि हम तो कुछ गलत नहीं कह रहे, और लॉजिकली बता रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग यहाँ पे हो सकती है तो फिर खालिस्तान क्यों नहीं हो सकती। हम तो बोल ही रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। तो रादर देन एनी एजेंडा ऑफ ऑर्गेनाइज, देयर इज नो ऑर्गेनाइज मिलिटेंसी एज सच। अभी तो हमें नहीं पता ऐसा कुछ भी, हमें नहीं पता कि who's behind or who's backing अमृतपाल सिंह और this pro Khalistani agenda. There is no organized militancy here. Even Amritpal talks of reactionary violence and says it is up to the government. तो वही कहते हैं कि हम तो violence करेंगे ही नहीं, आप करेंगे तो फिर वो आप अपने steps के लिए जिम्मेदार होंगे, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। We are not into it. Until 2015, it was normal for the police to book us under sedition for raising pro Khalistani. अब देखिए इनका ये कहना है कि देखिए 2015, मतलब सरकार की बात करें जो अभी प्रेजेंट सरकार है मिस्टर मोदी की, ठीक है, तो BJP की, तो इनका ये कहना है कि 2015 तक क्या होता था कि हमें सिडिशियस चार्जेस के अंदर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था जब हम प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लगाते थे। लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ गई हैं कि सिडिशन। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जैसे मैंने कल बताया था कैसे भी यूज़ किया जा सकता है, कि जब उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं कि अब क्योंकि फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स हिंदू राष्ट्र की डिमांड है, तो फिर हमारी डिमांड क्यों नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अनदर फैक्टर नॉट अंडर AAP's कंट्रोल इज ग्रोइंग नैरेटिव अराउंड हिंदू राष्ट्र पुश्ड बाय एलिमेंट्स विद लिंक्स टू RSS BJP. दिस फर्दर प्लेज इनटू द इनसिक्योरिटी अमंग Sikhs ओवर इट्स implications फॉर माइनॉरिटीज लाइक देम। क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है और हम इस पर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यों जब एक मेजोरिटेरियन एक देश होता है तो उसमें क्यों माइनॉरिटीज की क्या इनसिक्योरिटीज रहती होंगी, है ना।
रिसेंटली अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपके पास बहुत कुछ लिखने के लिए है, बहुत कुछ। आप ये खालिस्तानी मूवमेंट की रिसर्जेंस के बारे में लिखिए। आप जो अभी जैन धर्म के लोगों ने प्रोटेस्ट की दिल्ली आके, और जो अभी रिसेंटली हमने देखा शत्रुंजय हिल्स और बाकी पारसनाथ हिल वगैरह से रिलेटेड, तो वो कैसे एक जो इशू इको टूरिज्म वगैरह से शुरू होके वो एक्चुअल में माइनॉरिटी इशू बन जाता है कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जैन धर्म ने आज तक जिन्होंने वायलेंस की नहीं, कभी सोचा ही नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो कैसे मुस्लिम के केस में हम देख रहे हैं, तो यू वुड ऑफ कोर्स आप इसको बहुत ही एकेडमिकली लिखिएगा। आप इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यू ड्रॉ दिस पाई चार्ट जहाँ पे यू हैव दिस डेटा के 78% के खिलाफ वी हैव हिंदूज, एंड देन एवरीबडी जो उनकी स्लाइसेस बनाई है बाकी माइनॉरिटीज़ की कितनी कितनी परसेंट है, 0.2% जैन, मतलब एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, पर इसके आसपास ही है। देन 14% मुस्लिम्स, एंड ऐसे ऐसे, ठीक है। देन यू राइट द रीसेंट इंस्टेंसेस अलोंग विद द पॉइंट्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें, और फिर देन यू राइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए तो बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारे मेजोरिटेरियन लोगों द्वारा कि कि क्यों स्पेशल राइट्स देना माइनॉरिटीज़ को, जो हमारे लिए है वो उनके लिए होना चाहिए, गलत है एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखिए यही जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब वो संविधान बना रहे थे, तो उस समय भी बहुत सारे माइनॉरिटी फियर्स थे। मतलब इंडिया का कॉन्सेप्ट ही ये था ना कि यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब एक है। और क्योंकि माइनॉरिटीज़ के कुछ फियर्स हैं, इसीलिए तो माइनॉरिटीज़ का एक देश बन गया पाकिस्तान, है ना। पार्टीशन के ग्राउंड पे लाई यही करता है। तो इसीलिए बताना कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, यहाँ पे आपके कल्चर को, आपके रिलीजन को हम स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये यहाँ से संविधान जस्टिफाई होता है अपने आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये सारी चीज़ें इसीलिए दी गई हैं। तो आप ऐसे अपने आंसर को होलिस्टिक बनाएंगे और रिच बनाएंगे, ठीक है। एंड देन यू राइट अबाउट एवरीथिंग दैट यू ऑब्वियसली गॉट टू, ओके। और सोल्यूशंस लिखेंगे, ओके। और जो स्टेप्स लिए गए हैं वो सब कुछ आप लिखेंगे, जैसे माइनॉरिटीज़ कमीशन, एनसीएमसी, ये सब वगैरह आप लिख सकते हैं। आप्स हाई प्रोमिसेस, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है, उसके लिए स्लोगन्स लग सकते हैं, कम्युनिस्ट कह सकते हैं हमने कम्युनिस्ट स्टेट बनानी है, तो फिर हम पीसफुली ये क्यों नहीं कह सकते हमने खालिस्तान बनाना है। तो ये चीज़, अब इसका क्या जवाब देगा कोई। AP's high promises. Punjab had bought into the AP's promise of change and a break from the old parties. However, so far the expectations have proved hard to meet despite his huge following. Man is struggling to establish himself as a dependable leader. तो वही ये कुछ important नहीं है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, फ्री एंड एसोसिएट ब्रॉड बैक, ओके। तो 1980s में जो हुआ वो दोबारा तो नहीं हो जाएगा, इस बातों का हमें डर है। तो क्या ये सच है कि जो हिस्ट्री में वो दोबारा हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये कहती हैं कि जो अमृतपाल सिंह जी हैं उन्होंने थ्रेटन किया है कि मैं मार दूंगा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ठीक है। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं, और इनका ये कहना है, काफ़ी क्यूरियस है ये बात, कि इनको अभी तक कैसे अलाउ किया गया है टू रोम अराउंड फ्रीली, बिकॉज असम सरकार ने तो एक सेकंड भी नहीं गवाया कि वो पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए, ठीक है। तो वाई इज ही रोमिंग अराउंड फ्रीली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इनका ये कहना है। अजनालाज, ओके। तो इन्होंने कहा है कि जो अभी हमने यहाँ देखा ना, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आप अंदर सोचिए पंजाब में क्या चल रहा है, ठीक है। द आइसबर्ग इज हार्डली हिडन, ओके। इट रिवील दैट इन पंजाब अ बॉर्डर स्टेट एडजस्ट इनटू, पहली बात तो देखिए क्या क्या लिखेंगे आप। पहली बात तो ये कि जो पंजाब है इट इज़ अ बॉर्डर स्टेट, ओके। इट्स एडजस्टिंग टू पाकिस्तान विच इज़ सॉर्ट ऑफ एन एनिमी नेशन फॉर अस, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि हाउ इज इट, क्या इनके ग्राउंड पे लाई करता है जो ये जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स हैं, ठीक है। जो बॉर्डर स्टेट, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मिलिटेंसी। नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट, कि यहाँ पे हम स्टैगनेंट एग्रीकल्चर देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपना डेटा लगाइए, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ, कि कैसे एग्रीकल्चर ऑल्दो 45% से ज़्यादा हमारी जॉब्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन जीडीपी में 17% से भी कम, 15% के करीब, विच इज़ अजीब, विच इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी द केस। अगर हम खुद को एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं तो एग्रीकल्चर का इतना निगलेक्ट क्यों, ठीक है। तो ये चीज़,
तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिए और यहाँ पे चौथा पॉइंट आप लिखेंगे श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स ये एक फॉलो ऑन पॉइंट है स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर का, क्योंकि जब एग्रेरियन ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थी तो फिर यू कैन जस्ट पिक देम अप एंड आप कहीं और उनको ऐसे डाल सकते हैं अनलेस अनटिल आप उनको स्किल ना करें किसी और चीज़ के लिए, और बाकी इंडस्ट्रीज और बाकी सर्विसेज वहाँ जाके एस्टैब्लिश ना करें खुद को। ठीक है, साथ में और लास्ट पॉइंट यहाँ पे प्रोट्रैक्टेड ड्रग प्रॉब्लम which has destroyed more than one generation in a state known for its enterprise and huge discontent. The likes of Amritpal Singh will never be short of mobilizing angry, resentful young men. वही चीज़ जो हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जब तक ये दिक्कतें नहीं सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व कर देती तो तब तक हम इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके यूथ को लीड कर ही सकते हैं अपने पीछे। जूम आउट, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल पिक्चर। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको। अब देखिए इन्होंने बताया है कि द स्पेक्टर ऑफ अ मूवमेंट फॉर खालिस्तान कुड गो टू कंसोलिडेट द हिंदूज बिहाइंड। तो अब देखिए यही हुआ था 1984 के समय पे भी। अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 1 पे भी इसमें आंसर आ सकता है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ था कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको मारा, तो उसके बाद जो अभी भी हो सकता है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंदूज बिकम इनसिक्योर। उनको ऐसा लगता है कि कोई एक सिक्योरिटी दाता ही कोई हम सरकार बना देते हैं और फिर मेजोरिटी के साथ फिर जीतती है वो सरकार जो एक पर्टिकुलर मेजोरिटी के लिए खड़ी होती है। तो जो बीजेपी के साथ हो सकता है, जो कांग्रेस के साथ उस समय हुआ था 1984 में। 414 लोकसभा सीट्स इज ह्यूज जो समय राजीव गांधी जी को मिली थी आफ्टर इंदिरा गांधी डेथ। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो व्हाट क्यों, तो जब आप माइनॉरिटीज के बारे में लिखेंगे इनसिक्योरिटीज एंड ऑल, फिर आप उसके बाद लिख सकते हैं कि हाउ इट हैज पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस आल्सो बिकॉज द मेजॉरिटी देन बिकम्स इनसिक्योर कि देश तो हमारा है, हम ऐसा मानते हैं, सबका नहीं है, मेजॉरिटी का ज़्यादा है, तो फिर हम ही अपनी मेजॉरिटेरियन देश में क्यों इनसिक्योर है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। Since then, peace has been held in Punjab mainly because of the wise handling by leaders. लेकिन देखिए उस समय से जब अगर क्वेश्चन ये है कि अभी तक फिर शांत कैसे था इशू, वो इसलिए था क्योंकि सक्सेसिव जितने भी लीडर्स आए ना उस इशू के बाद, चाहे वो हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें या जो भी, ठीक है, तो उसके बाद सब ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मतलब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल इसकी अलायंस बनाई। अभी तक क्यों अलायंस में थे ये इतने इतने समय से? इसीलिए क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन्होंने ये चीज़ रिप्लाई दिया और ऐसे ही सब जर्नलिस्ट को पता है ये बात। उन्होंने कहा कि देखिए हमें हिंदू पार्टी देखा जाता है और शिरोमणि अकाली दल को सिख पार्टी देखा जाता है। तो सिख और हिंदुओं के बीच में जो लड़ाई थी, फूट डली थी उस समय पे, उसको हम यहाँ पे यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जो अलायंस थी कहीं ना कहीं एक मैसेज भेज रही थी। तो पहला स्टेप यहाँ पे हमने देखा लिया गया था। फिर मनमोहन सिंह जी जब वो फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने अपना एक मैसेज भेजा कम्युनिटी को, और फिर जब उन्होंने अपोलोजाइज किया पार्लियामेंट में 2005 में, इट इज़ एग्जैक्टली जस्ट एक साल बाद जब उन्होंने अपना पोस्ट को लिया 1984 मैसेकर के बारे में, उन्होंने जब अपोलोजाइज किया इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, तो इट ऑल्सो सेंट इट्स ओन मैसेज। तो ये सारी चीज़ें सिक्स हैव, और फिर उसके बाद हमने जो देखा कि सिक्स हैव बीन इनटू एवरीथिंग। दे आर लाइक आर्मी कमांडर्स, दे आर इनटू इलेक्शन कमीशन, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है सीबीआई में। सो वी सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट रियल हमने अश्योर की। तो इस वजह से इट डिडंट इमर्ज। ओके, भगवत मान में बी फर्मली इन सैडल बट ही नीड्स द सेंटर्स। तो इनका ये कहना है कि देखिए यहाँ पे फिर जो आप एक पॉइंट पढ़ते हैं हर एक आंसर में कि यहाँ पे सेंटर स्टेट कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, और यही आप हर तरह के इस तरह के आंसर में लिख के आएंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स में। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन इज मस्ट। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो खुद सब कुछ कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। कोई भी सिक्योरिटी सिचुएशन खुद से सॉल्व नहीं हो सकती। सो डिड द बीजेपी गेट इट रॉन्ग? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उन्होंने अपनी अलायंस को छोड़ा एसएडी को, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो अब हम देखिए बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। आई थिंक एक एलिमेंट यहाँ पे रह गया, रिमाइंडर ऑफ डार्क डेज, राइज ऑफ अनदर आइडियोलॉग एंड अ वार्निंग। ओके, बट दैट इज वेयर द सिमिलर, तो यहाँ पे वही सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात की गई है कि सिमिलैरिटी बस इतनी है
कि उस समय पे भी जब ये सब कुछ हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को शील्ड की तरह मतलब ये कहते हैं कि यूज़ किया गया और फिर आप पुलिस थाने गए, तो उस समय पे भी मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो ना ही जो क्लर्जी हैं यानी कि गुरुद्वारे की, तो ना उस समय भी कोई उनकी तरफ से अब्यूज़ नहीं उनकी तरफ से कोई अब्यूज़ ऑफ रिलीजन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। दे रिमेन्ड क्वाइट और आज भी दे रिमेन्ड क्वाइट। अभी तक हमने एसजीपीसी या अकाल तख्त की तरफ से कुछ भी नहीं सुना है उनको। वो कह सकते थे, इनका कहना है कि दिस इज़ नॉट राइट, बट दैट इज़ वे, पर ये इतना ही सिमिलर है और कोई सिमिलर नहीं है उस समय की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में, और यही आपने आंसर में भी लिखना है, ठीक है। सो व्हाट इज इट रिटन हियर, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन मिलिटेंसी टुक रूट इन पंजाब इन द अर्ली 1980s द सिक्स सेंस ऑफ फेथ इन द गुरुद्वारा हैडंट वार्म्ड अप टू डेमोक्रेसी। तो जो तब डेमोक्रेसी का नहीं इतना था ना 1980s के समय पे अगर हम देखें, लेकिन आज जो कम्युनिटी है वो खुद डेमोक्रेसी चाहती है, ठीक है। नाउ वी हैव सीन डिग्रेडेशन ऑफ गुरुद्वारा, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज। वी हैव सीन यूज ऑफ, क्योंकि हमें पता है एसजीपीसी में भी करप्शन की बात की जाती है, राइट। वी हैव सीन यूज एंड अब्यूज ऑफ रिलीजन, वी सफर्ड हैवी लॉस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग मिलिटेंसी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जब आप समझते हैं, जब कम्युनिटी समझने लगती है, पंजाब समझता है डेमोक्रेसी की अहमियत, तो उनको ये पता है कि कुछ नहीं होता मिलिटेंसी या इन सारी चीज़ों से, मरते आम लोग ही हैं। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सरकारें, बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स के उसमें मरता आम इंसान ही है बिना किसी गलती के, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई है सबको, और इसीलिए हमने रिसेंटली जो भी मूवमेंट देखी है वो नॉन वायलेंट देखी, चाहे वो फार्म प्रोटेस्ट था, चाहे वो गुरुद्वारा मूवमेंट था, चाहे वो पंजाबी सूबा मूवमेंट्स थे, ठीक है। तो बिकॉज वायलेंस नेवर पेज, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे वही चीज़ की, इन दोज डेज द फैक्टर्स दैट स्पर्ड मिलिटेंसी इंक्लूड एक्सट्रीम डिस्पैरिटी इन द रूरल सोसाइटी। उस समय पे क्या था ना, ये जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी एक सवाल आ चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस क्या थे। तो इकोनॉमिक तो सबको पता है, पॉलिटिकल रैमिफिकेशन पता है क्या था, खालिस्तानी रिसर्जेंस था, ठीक है। क्यों था, क्योंकि उस समय पे एक सेक्शन जो था वो बहुत ही एफ्लुएंट बन गया, बहुत ही अमीर हो गया, जो लैंड ओनर क्लास वगैरह थी, है ना, और एक सेक्शन बिल्कुल ही पुअर रह गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इतने महंगे महंगे सीड्स खरीदना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो फिर खालिस्तानी एफ्लुएंस की मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुई थी कि वी कैन सॉर्ट ऑफ सस्टेन आवरसेल्व्स, वी नीड आवर ओन लैंड एंड वी नीड आवर ओन नेशन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू हुई। तो लेकिन उस समय वाली चीज़ आज नहीं है, वहाँ उस समय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर सकती थी, जो सेंटर की चल रही थी, इनका ये कहना है, पर अब नहीं हो सकता। द इंक्रीजिंगली पावरफुल लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो 1970s में था वो अब नहीं है, जो पोरस बॉर्डर किसी भी फेंस के बिना उस समय थे पाकिस्तान के साथ, वो आज नहीं है। तो यही सारी जो आप कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं, यानी कि पोरस बॉर्डर वाली चीज़ आज नहीं है, हम काफ़ी सतर्क हैं पाकिस्तान को लेके, फेंसेस हैं प्रॉपर, सब कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो 1970 थी, लेफ्ट सॉर्ट ऑफ अब तो कहते हैं डेथ ऑफ लेफ्ट हो चुका है, ऐसा कहते हैं अगर हम एकेडमिशियंस को समझें तो। वो एटलीस्ट जो आप कह सकते हैं, डेथ तो नहीं, खैर हर तरह की आइडियोलॉजी अलाइव रहनी चाहिए, क्योंकि वो हर तरह की आइडियोलॉजी की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, वो बैलेंस आउट करके रखती हैं। सो नो आइडियोलॉजी शुड एवर डाई। एक्सट्रीमिज्म तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं ना, खैर। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिक्लाइन देख रहे हैं, पर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है, which is I think related to, yeah, at UNGA India abstains from vote on Ukraine, calls for talks। तो देखिए, हम जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है उसमें हमने abstain किया है, ना ही फॉर में वोट किया है, ना ही अगेंस्ट में वोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अंडरलाइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, ये रेजोल्यूशन का नाम है। और देखिए हमने क्या कहा है, क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का स्टैंड समझने के लिए। यहाँ पे रुचिरा कंबोज जी ने, जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस पे, उन्होंने पूछा है कि देखिए, अब हम क्योंकि इस स्तर पे हैं तो हम कुछ सवाल जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछना बहुत ज़रूरी है खुद से, कि क्या हम कहीं भी आसपास हैं पॉसिबल सोल्यूशन के, जो दोनों ही साइड्स के लिए एक्सेप्टेबल हों। क्या कोई भी ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जिसमें दोनों साइड्स इंक्लूड ना हो, लेकिन हम उनको बता दें कि ये मीनिंगफुल सोल्यूशन है, आप पे थोप रहे हैं हम, ऐसा हो सकता है। तो वो रेजोल्यूशन तो आप ये लेके वही करना चाह रहे हो ना। इस रेजोल्यूशन का कुछ भी नहीं होने वाला जब तक डिप्लोमेसी और डायलॉग दोनों के स्तर पे ना हो, दोनों एक ऐसे सोल्यूशन पे रीच करने जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। तो वो तो ये रेजोल्यूशन करने की कोशिश ही नहीं कर रहा।
और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है लिमिट, तो इसीलिए हम एब्सटेन करते हैं, ठीक है। तो और साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला, हमने शुरुआत में देखा कि यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनएससी, है ना, तो जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद उभर के आया कि पीस होगा हमेशा, यही आपका काम था ना। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को, ग्लोबल पीस को संभालने के लिए, सिक्योरिटी को संभालने के लिए आप सक्षम नहीं है, यू हैव बीन रेंडर्ड इनइफेक्टिव, तो क्या आप में रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे बात बोली है। शी स्ट्रेस दैट इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन कंसर्न, और हम ऐसा नहीं है कि हम कंसर्न नहीं है, हमें पता है लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स हुई हैं, मिजरी वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एल्डरली के लिए, और स्पेशली जो हमने कितने लोगों को बेघर होते देखा है, ठीक है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सब कुछ हमारे लिए कंसर्निंग है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे, और साथ ही में हमने ये भी कहा, हम समझते हैं कि ओवरऑल जो रैशनल है इस रेजोल्यूशन का, इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट वी नो देयर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस टू दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, एंड वी वांट डिप्लोमेसी, हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एक कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे स्टैंड ले, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। रिइटरेटिंग दैट इंडिया मेंटेन steadfastly committed to the multilateralism and upholds the principle of United Nations Charter. We will always call for dialogue and diplomacy as the only viable way out, while we take note of the stated objectives of today's resolution, given its inherent limitations in reaching out desired goal of securing a lasting peace, we are constrained, हमें आप फोर्स कर रहे हैं एब्सटेन करने के लिए, ठीक है। अब आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, यूएनएससी के बाइंडिंग होते हैं। फिर क्या करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक सिंबॉलिक वेट, क्योंकि है तो असल जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है ना, जिसमें सारी कंट्रीज वोट कर सकती है, वन नेशन वन वोट, यही रैशनल है ना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। तो सिंबॉलिक वेट है, और सिंबलिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब रशिया को ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, 193 में से अराउंड 141 वोट्स फेवर में आए हैं, 7 अगेंस्ट हैं, बाकी 32 के करीब देशों ने, जिसमें भारत भी है, हमने एब्सटेन किया है। तो ऑफ कोर्स एक सिंबॉलिक वेट तो दिखाता ही है। गवर्नमेंट हार्ट सेल्स जन औषधि स्कीम टू फॉरेन नेशंस, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने फ्राइडे को बोला है कि जो जन औषधि केंद्र हैं, they have made healthcare affordable by ensuring availability of quality medicines at 50 to 80% less than market prices. तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को, ठीक है, क्योंकि फार्मेसी हब हम बनना चाहते हैं, और रिसेंटली फार्मेसी पे बहुत कुछ हो रहा है, तो क्वेश्चन आना बिल्कुल स्वाभाविक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि फार्मेसी से रिलेटेड हमने रिसेंटली क्या देखा है कि अगर हम सच में फार्मा हब बनना चाहते हैं ना वर्ल्ड का, तो कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें हेड ऑन लेने पड़ेंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा इससे पहले कि हम बोलें कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। क्योंकि जो गैम्बियन डेथ्स हुई हैं 63 के करीब, जो उज्बेकिस्तान में डेथ्स हुई हैं, ये सब कुछ आप जानते हैं। अब रिसेंटली जो हम यूएस में देख रहे हैं, चेन्नई की एक कंपनी जो आई ड्रॉप्स बनाती है, उसकी वजह से कैटरैक्ट और ब्लाइंडनेस तक की नौबत आ गई है 51 के करीब लोगों में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट के सेक्टर में, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी फार्मेसी हब की तरह तभी आएगी ना जब इस तरह के केसेस नहीं होंगे, तो वहाँ ऑफ कोर्स वी हैव टू पे सर्टेन अटेंशन, ऑल्दो वी आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड, वी हैव मेड medicine so affordable because of प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और हमने दूसरी कंट्रीज को भी कहा है जो भारत कर पाया है, वो भी आप भी कर सकते हैं अपने अपने रीजन्स में। द सेल्स वॉल्यूम एंड नंबर of stores have increased by over 100 times in the last 8 years, with 1.2 million people visiting Jan Aushadhi outlets each day on average. The outlets sell over, okay, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि कैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया गया है। ओके, सो इट्स अ सोर्स ऑफ, ओके, एवरीथिंग हैज बीन डन, नथिंग मच हियर। देखिए आपको बस ये भी पता होना चाहिए, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि केवल मेडिसिन ही नहीं, बाकी जो थेराप्यूटिक सर्जिकल इक्विपमेंट्स होती हैं या कंज्यूमेबल्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, अनडिजायरेबल वर्ड्स इरोड फेथ इन डेमोक्रेसी, सेज एलएस स्पीकर बिरला। तो देखिए यही चीज़ लोकसभा स्पीकर ने बोली है, और यही चीज़ हमारे जगदीप धनखड़ जी ने बोली है, वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सही है पर अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर सही नहीं है।
तो ये सारी, बिकॉज द होल नेशन वॉचेज यू, राइट, यूर इन टू द आइज ऑफ एवरीबडी, क्योंकि अब तो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट भी होता है. सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, पॉलिटिशियन शुड बी रिस्ट्रेन्ड एंड डिग्निफाइड इन देयर बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस. द एंटायर कंट्री लुक्स up to public representatives, what they say, what they do, वो देखा जाता है और उसको अडोर भी किया जाता है बहुत लोगों द्वारा. प्रिविलेज ऑफ MP फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट अनक्वालिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट. आप जानते हैं आर्टिकल 105 जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है हाउस के मेंबर्स की. ओके, तो कि आप जो भी यहाँ पे फ्लोर पे खड़े होके बोलेंगे उसको जुडिशियल रिव्यू से एग्जेम्प्ट किया जाता है, यही होता है ना. पर वो एग्जेम्पशन तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनक्वालिफाइड बोल देंगे. ठीक है, तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का कहना है. और आप जानते हैं कि इसके टर्म्स में बोला गया, जो एक्सपंक्शन हुई है रिसेंटली उसके टर्म्स में ये बातें बोली गई हैं. ओके, अब देखिए द हिंदू के हम बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे. इट्स सेंटर्स कॉल से सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट. आप जानते हैं कि हम कितनी डिटेल में, हमने कम से कम एक एडिटोरियल, एक फुल फ्लेश्ड एक्सप्लेन्ड सेक्शन का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी पे, मेंस्ट्रुएशन जो जापान से रिलेटेड, स्पेन में अभी रिसेंटली हमने जो देखा, और साथ में जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आया है 2017 में, उसको फिर विड्रॉ कर लिया गया. बहुत सारी चीज़ें हम मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड देख रहे हैं, कैसे केरला में बिहार का केस हमने पढ़ा. ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो उसके ही चलते अभी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक स्टेटमेंट आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए मेंस्ट्रुअल पेन लीव जो है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं. ऑल्दो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पर अगर, क्योंकि ऐसे अगर जैसे कि हमने उस एडिटोरियल में भी पढ़ा था कि इससे क्या होगा कि अगर आप लीव दे देंगे तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फिर कम हायर करेंगे. पहले ही आप जानते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतनी कम है, फिर उसके बाद जेंडर इम्बैलेंस है वर्क फोर्स में, तो और हायर पोजीशंस पे, हायर एशेलॉन्स पे है नहीं है विमेन इतनी लीडरशिप रोल्स में, तो फिर आप और इसको इंसेंटिवाइज कर देंगे अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव भी ले आएंगे. तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर है, कैवेट है, जो हमें याद रखना है. ठीक है, तो 3 जजमेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि आप पिटिशनर जो हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को अप्रोच करें, ताकि जो मिनिस्ट्री है पॉलिसी बनाए, और फिर पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं, आपको सही लगे तो देन यू कैन ऑफ कोर्स टॉक ऑन. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नथिंग मच. ओके, सारे जो एलिमेंट्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल लीव. ERCP takes political twist as MP approaches Supreme Court for stay. Very important, हम ERCP को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर अगर इन केस आपने मिस आउट किया है तो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखिए जो आपको याद होगा जब हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उनकी ये डिमांड है कि नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया जाए ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को, ERCP को. अब देखिए क्यों, क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपके प्रेलिम्स में यही आ जाए कि राजस्थान की डिमांड है कि ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया जाए. तो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलने से क्या हो जाता है, फिर उसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें से एक स्टेटमेंट मार्क करनी है सही. तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलने का वो ये होता है कि जो 90% जो फंडिंग होती है फिर प्रोजेक्ट की, वो कहाँ से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो 10% फंडिंग आपने खुद ने करनी है, तो 40,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पे लगना है, तो बहुत बड़ी रकम है. तो अशोक गहलोत जी का यही कहना है कि हम देखिए, ऑफकोर्स आप जानते हैं राजस्थान में पानी की कितनी कमी है, कहीं कहीं साउथ ईस्टर्न और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, ये सबको पता है. तो उनको हमें केटर तो करना ही है, पर इतनी बड़ी कॉस्ट हम कैसे भर सकते हैं. तो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि अब सरकार भी वेलफेयर स्टेट है, तो इट शुड डू समथिंग फॉर अस, है ना. तो ये चीज़, अब देखिए ये आप जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो राजस्थान क्या है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यू नो दैट वेरी वेल. ओके, जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन भी रहती है. इट इज़ 10.4% ऑफ द एंटायर कंट्रीज सॉर्ट ऑफ एरिया. तो लेकिन पानी कितना है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ 1.16% ऑफ इंडियाज सरफेस वाटर, विच इज़ वेरी लेस, वेरी वेरी डिसप्रोपोर्शनेट. ठीक है, तो अगर हम देखें जो जितनी बाकी वाटर बॉडीज हैं भी हैं, उसमें से सिर्फ एक चंबल रिवर है, चंबल रिवर बेसिन है, जिसमें इनके पास सरप्लस वाटर होता है. ठीक है, लेकिन अब इस केस में भी जो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है चंबल रिवर के साथ भी, वो ये है कि इसके पानी को टैप नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो कोटा बराज का बहुत बड़ा एरिया है वो क्रोकोडाइल एस्चुरी सेंचुरी में, बेसिकली जो एस्चुरी है वहाँ पे उसको क्रोकोडाइल सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है. आप ये जानते हैं. अब कैसे आप
फिर प्रेजर्वेशन, कंजर्वेशन, इस सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे आप उससे पानी ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट रियली चैनलाइज दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन नीड्स, सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ये ERCP क्या करने की कोशिश करेगा, ये इंटरलिंकिंग, डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स बना के, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर्स, लिंकिंग चैनल्स बना के, पंपिंग सॉर्ट ऑफ चैनल्स बना के, ये क्या करने की कोशिश करेगा, एक नेटवर्क बनाएगा ऑफ कोर्स वाटर चैनल्स का, जो अराउंड 23% जो राजस्थान का एरिया है उसको केटर करेगा ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर नीड्स को, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जो चंबल रिवर है ना, तो जो चंबल रिवर है सदर्न राजस्थान में, ऑफ कोर्स ये आप पढ़ते हैं, ये सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है कि ऑफ कोर्स इट हैज सरप्लस रेनी सीजन में, हम जानते हैं। तो क्या किया जा सकता है, जो चंबल है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, आपको याद रखना है, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसके पानी को ऐसे चैनल वगैरह बना के, बाकी जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 नंबर आपको याद रखना है क्योंकि नंबर्स आ जाते हैं कभी कभी पेपर में, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो उसको प्रोवाइड करवाना है पानी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑफ कोर्स इनिशिएटिव है राजस्थान सरकार के पार्ट में, ओके। और ऐसा अगर ये प्रोजेक्ट फ्रक्टिफाई हो जाता है तो लाइफ स्टॉक के लिए, ह्यूमंस के लिए, जो राजस्थान के हैं, सदर्न और साउथ ईस्टर्न राजस्थान के, तो उनका जो भी नीड्स हैं वाटर रिलेटेड, वो 2051 तक सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। 13 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जिसमें जयपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, ठीक है। इस तरह के डिस्ट्रिक्ट को 13 इज द नंबर, यू मस्ट रिमेंबर। वाटर यहाँ पे केटर किया जाएगा। थोड़ा बहुत आपको चंबल रिवर से रिलेटेड भी पता होना चाहिए। यू शुड नो कि सिंगर चौरी पीक से निकलता है, जो विंध्या माउंटेन्स में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, इंदौर। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, मध्य प्रदेश ने स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा पानी, क्योंकि जो चंबल रिवर है वो मध्य प्रदेश में ही फॉलो, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि चंबल रिवर कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो या ओरिजिनेट कहाँ से हुई, विंध्या माउंटेन से, है ना, जो सिंगर चोरी पीक देखा हमने। फिर उसके बाद कहाँ से, इट विल फ्लो इनटू द नॉर्दर्न डायरेक्शन मध्य प्रदेश का। फिर उसके बाद 346 किलोमीटर वहाँ चलने के बाद फिर राजस्थान चली जाती है, ठीक है, 225 किलोमीटर के लिए। फिर उसके बाद यूपी, ठीक है। फिर यूपी में क्या होता है, फाइनली इटावा एक डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे यमुना के साथ जाके मिल जाती है, ठीक है। यू मस्ट नो दिस पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी कि कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बेसिकली वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए, द मच अवेटेड position paper. China calls for Russia and Ukraine ceasefire, hits out at blocks in new position paper. तो देखिए कैसे इंडिया और चाइना के जो स्टैंड्स हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, दे आर ब्रॉडली सिमिलर, इससे हमें पता चलता है, ठीक है। दे आर सिमिलर, हाउ दे आर सिमिलर, क्योंकि हम दोनों ही डिप्लोमेसी को कॉल आउट कर रहे हैं, उसके बिना कोई वायबल मीन है ही नहीं इसको सॉल्व करने का, ये दोनों को पता है। लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो हम देख लेते हैं। चाइना हैज कॉल्ड ऑन ऑल पार्टीज टू सपोर्ट रशिया एंड यूक्रेन ऑन रीचिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर। ये उन्होंने अपने पोजीशन पेपर में, क्या उनकी पोजीशन है इसमें स्पेल आउट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब लेकिन एक चीज़ बड़ी यूनिक है और वो इंडिया से अलग है, कि इन्होंने कहा है कि सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हर कंट्री की इफेक्टिवली अपहोल्ड करी जानी चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी है एक रीजन का, वो आप मिलिट्री ब्लॉक्स को एक्सपैंड करके नहीं रीच कर सकते, मतलब नेटो, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कही है कि यूक्रेन में मत खुद को एक्सपैंड करो। तो यहाँ पे हम डिफरेंट हो जाते हैं इनसे। और यही यहाँ पे जैसे लिखा है, बार बार नेटो को यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो हमारे केस में नहीं है। एंड वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स, अभी देखिए, अभी तक हम सोच रहे थे कि बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होगा ना, कि जो चाइना है ये मीडिएटर के रूप में उभर के आएगा। और हमने फिर बड़े सारे एडिटोरियल भी पढ़ लिए कि मिस्टर मोदी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट, जो शी कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट आवर ओन बिट टू दिस रेजोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन क्या ही इनका कंट्रीब्यूशन, ये वेस्टर्न लोगों को तो अब पता चल गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने नेटो वगैरह का हर जगह मेंशन कर दिया, तो ये न्यूट्रल तो नहीं हो पाएंगे। तो मीडिएटर तो न्यूट्रल होना चाहिए, जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, इस तरह का किसी को फेवर नहीं कर रहे आप, अनफेवरेबल किसी के लिए नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं भंग हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।